गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई में से चौथी कविता सीखेंगे, जिसका नाम है छापा, जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। ओम प्रकाश जी की जीवन शैली या फिर उनका परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1936 गुरुग्राम इस गांव में हरियाणा में हुआ और उनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। मतलब उन्होंने बहुत ही सीरियस जिस तरह के विषय होते हैं उसमें भी उन्होंने हास्य व्यंग्य जो है किया हुआ है। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। उन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बेटी छत पर, यह काव्य संग्रह आदि प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ उन्होंने लिखी हुई है। पद्य संबंधी कुछ जानकारी देख लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। यह कविता हास्य व्यंग्य पर आधारित कविता है। यहाँ पर आयकर विभाग के लोग छापा मारने के लिए घर पे आ रहे हैं। आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स विभाग के कुछ लोग जो है वो छापा मारने के लिए, जहाँ पर इल्लीगल पैसा होता है जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, जिनके घर के अंदर होता है, जिनके घर के अंदर ऐसे पैसे हैं, ऐसे लोगों के घर में यह इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर आयकर विभाग के लोग छापा मारने के लिए आ जाते हैं। इस बार लेखक के घर पर यह छापा पड़ा है। यहाँ पर लेखक ने या कवि ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति, मतलब जो आम जिंदगी जीते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति या आर्थिक स्थिति क्या है, तथा छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली कैसी होती है, उनकी प्रोसेस कैसे होती है कि वो किस तरह से छापा मारते हैं, उसकी प्रोसेस जो है या कार्य प्रणाली जो है वो यहाँ पे कवि ने दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। आपको तो पता है कि ओम प्रकाश आदित्य हास्य व्यंग्य तक जो है लिखते हैं, उनकी कविता में या उनकी रचना में हास्य व्यंग्य ज़्यादा होता है और इस तरह से इस कविता में भी उन्होंने हास्य व्यंग्य ही ज़्यादातर इसमें उत्पन्न होता है। शब्द संसार मतलब इस छापा कविता के कुछ कठिन अर्थ, शब्द के अर्थ हम देख लेते हैं। रोष मतलब गुस्सा, अर्जित मतलब कमाया हुआ, अर्थ मतलब पैसा या धन, कनस्तर मतलब टीन का पीपा, तख्त मतलब लकड़ी की बड़ी चौकी। कविता शुरू कर लेते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कहीं रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण। मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? यहाँ पर आदित्य जी कहते हैं कि उनके घर आयकर विभाग के या इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे और वो सीधा आने के बाद घर में घुसे। मेरे घर छापा पड़ा, कवि के घर में छापा पड़ा है और वो छोटा नहीं बहुत ही बड़ा छापा पड़ा है। वो आ गए
और घर में घुस गए। यहाँ पर जब भी आपने देखा होगा टीवी पर या मूवीज़ के अंदर, सिनेमा के अंदर देखा होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं और सीधा घर के अंदर घुसते हैं। ठीक उसी तरह से आयकर विभाग के लोग आके अंदर घुस गए घर में और उनको पूछताछ शुरू की, सोना कहाँ है। अभी सोना का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं देखो, मैंने कहा मेरी आँखों में है, कहीं रात से नहीं सोया हूँ। कवि ने यहाँ पे सोना का अर्थ मतलब नींद है या नींद ले लिया। एक्चुअली आयकर विभाग के लोगों ने ये कहा कि गोल्ड कहाँ है, सोना कहाँ है, लेकिन कवि ने यहाँ पर सोना का मतलब नींद निकाला है और इसलिए वो कहते हैं कि मेरी आँखों में है। नींद कहाँ है? कवि के आँखों में है, कहीं रात से नहीं सोया हूँ। अभी यहाँ पर कहीं रात से नहीं सोया हूँ, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि कहीं रातों से न सोना मतलब जाहिर बात है कि किसी आम आदमी के लाइफ में आर्थिक परिस्थिति अगर कमज़ोर हो तो उन लोगों को रातों में नींद नहीं आती। कुछ इस तरह से हालात भी यहाँ पर कवि के हैं। वो कहते हैं कि मेरी आँखों में नींद है और कहीं रातों से मैं सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। रोश में आना मतलब गुस्से में आना। आयकर विभाग के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा स्वर्ण दो स्वर्ण। यहाँ पर सोना का ही समानार्थी शब्द स्वर्ण कहा गया है। या फिर समानार्थी शब्द अगर पूछेंगे परीक्षा में तो सुवर्ण, सोना, स्वर्ण ये सभी शब्द जो है वो गोल्ड मतलब सोना का समानार्थी शब्द है। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। लेखक ने या कवि ने कहा, मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण। मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। सुवर्ण मतलब अच्छे अक्षर या अच्छी लिखावट, और वो जो है वो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, काव्य में लिखे हैं, तो मैं उन्हें आपको कैसे दे दूँ। फिर आयकर विभाग के लोग ये सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ गए। वो झुंझला कर बोले, गुस्से में आकर और ज़्यादा गुस्से में आकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत रूप मतलब इल्लीगल जो चीज़ें होती है या इल्लीगल से जो भी अर्जित अर्थ मतलब पैसे जिन्होंने कमाए हैं तो वो हमें चाहिए। ऐसे झुंझला कर गुस्से में आकर आयकर विभाग के ऑफिसर ने या लोगों ने कहा। यहाँ पर लेखक मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविता में है। यहाँ पर कवि ने अर्थ का मतलब लिया है मीनिंग, ठीक है। तो कवि कहते हैं मुस्कुराकर, अर्थ तो मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। आयकर विभाग के लोगों को उन्होंने क्या कहा कवि ने कि मेरी नई कविता में अर्थ छुपा हुआ है, अगर तुम्हें मिल जाए तो उसे तुम ढूंढ लो। आयकर विभाग के लोग कड़क कर बोले। कड़क कर बोलना मतलब स्पीक लाउडली, बहुत ज़ोर से उन्होंने कहा, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले। यहाँ पर उद्भ्रांत का मतलब है भ्रम में पड़ा हुआ। जब आयकर विभाग के लोगों ने वो समझाने की कोशिश कर रहे, लेखक को पूछ रहे हैं कि सोना कहाँ है, फिर सोना का समानार्थी वर्ड कहाँ, स्वर्ण कहाँ है, फिर अर्थ कहाँ है, तो सोना से रिलेटेड, चांदी से चांदी, इस तरह से पैसे से रिलेटेड कई सारे शब्द का उपयोग आयकर विभाग के लोगों ने यहाँ पर किया। लेकिन कवि जो है यहाँ पर उनको किस तरह से हास्य व्यंग्य कविता है ये और किस तरह से वो
कहते हैं अंतिम लाइन में यह कहा है आयकर विभाग के लोगों ने कि चांदी कहाँ है। और फिर भड़क कर यहाँ पर कवि ने ये जवाब दिया कि मेरे बालों में आ रही है, मतलब उनके बाल अभी सफ़ेद हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने आयकर विभाग के लोग जब घर में आते हैं छापा मारने, तो उनकी प्रोसेस क्या होती है, उन प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इस तरह से आयकर विभाग के लोग, उनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है कि उन्होंने आते ही सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, अनधिकृत रूप से मिला हुआ अर्जित अर्थ क्या है कि नहीं, ये सारी इंक्वायरी या जानकारी प्राप्त की। लेकिन लेखक ने उनके सभी जवाब कुछ अलग ही दे दिए। यहाँ पर एक हास्य व्यंग्य कविता दिखाई देती है और उन आयकर विभाग के लोगों की जो कार्यप्रणाली है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। नोट मतलब आपको पता है पैसे के नोट, ठीक है। यहाँ पर आयकर विभाग के लोग यही पूछ रहे हैं सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। उस तरह से आपके घर में नोट कहाँ है, पैसे का जो नोट होता है वो कहाँ है। लेखक या कवि ने यहाँ पे जवाब दिया परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। लेखक या कवि ने यहाँ पर अर्थ क्या लिया, यहाँ पर नोट का मतलब नोट्स जो हम तैयार करते हैं, कि परीक्षा से 1 महीने पहले मैं नोट तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। जब लेखक से सही तरीके से जवाब या उनका मनचाहा जवाब जब आयकर विभाग के लोगों को नहीं मिला, तो वो गरज कर बोले, गुस्से में आकर बोले अरे हमारा मतलब है आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब आपको पता है कि पहले के ज़माने में पैसे को मुद्रा कहते थे, तो मुद्रा से है, तो बताइए कि मुद्रा कहाँ पे रखी है। मैं लरज कर बोला। यहाँ पर लरज कर कौन बोले, लेखक बोले मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। तो लेखक यहाँ पर जवाब देते हैं मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहाँ पर मुद्राएं का मतलब होता है एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी कवि मुद्रा का मतलब या मीनिंग कुछ अलग ही निकालते हैं और उनका जवाब देते हैं कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मतलब एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। आयकर विभाग के लोग सोचने लगे कि यह इंसान इस तरह का जवाब क्यों दे रहा है। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष का मतलब होता है बेडरूम। फिर वो सभी आयकर विभाग के लोग कहाँ गए, बेडरूम में चले गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। देखिए यहाँ पर फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। फटा हुआ तकिया यहाँ पर उस कवि के घर पर जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है वो दिखाई देती है कि कितनी कठिन परिस्थिति में वो ज़िंदगी बिता रहे हैं और ऐसे घर में आयकर विभाग के लोग छापा मारने आए हैं। तो इस तरह से लेखक की आर्थिक परिस्थिति के बारे में भी या कवि के आर्थिक परिस्थिति के बारे में भी जानकारी, आम आदमी की आर्थिक परिस्थिति की भी जानकारी यहाँ पर कवि दे रहे हैं। वो फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगते हैं आयकर विभाग के लोग कि उस तकिए के अंदर सोना छुपा है क्या, पैसे रखे हुए हैं क्या, वो देखने लगे। फिर आयकर विभाग के लोगों ने टूटी अलमारी को खोला। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह अलमारी भी कैसी है, टूटी हुई है। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। ठीक है, खाली पीपियाँ, भरे हुए नहीं थे, अनाज से भरे हुए वो पीपे नहीं थे। पीपे मतलब जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं, पीपा जिसको कहते हैं हम, जिसके अंदर अनाज जो है वो रखते हैं, तो वो खाली पीपे जो है वो भी टटोलने लगे हैं। बच्चों की गुल्लक तक थोड़ देख डाली। गुल्लक का मतलब है यहाँ पर पिगी बैंक। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली मतलब उन लोगों ने उस पिगी बैंक को भी नहीं छोड़ा, उस
गुल्लक को उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। लेकिन उन्होंने सभी जगह पर देख लिया लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। सभी चीज़ें कैसी थी? खाली। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पर टूटी हुई अलमारी, खाली पीपिया, पीपीओ मतलब ड्रम या जो भी रहता है जिसमें अनाज हम रखते हैं, या फिर फटा हुआ तकिया, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जो है ये सभी आम आदमी की आर्थिक परिस्थिति दर्शाता है। और इस तरह से उनको कुछ भी नहीं मिला, सब जगह पर उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। और इस तरह से कनस्तर का मतलब है यहाँ पर, कनस्तर का मतलब है टीन का पीपा, मतलब वही जहाँ पर ड्रम होता है जिसके अंदर अनाज हम रखते हैं। तो उन्होंने खाली टीन के पीपों को देखा, मटकों को देखा, सब जगह पर ढूंढा पर उनको मिला शून्य ब्रह्मांड, मतलब उनको वहाँ पर ऐसी कोई भी ब्लैक मनी या इल्लीगल चीज़ें मिली नहीं। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और इस तरह से यह सब देखने के बाद भी उनको ऐसी कोई भी ब्लैक मनी या इल्लीगल चीज़ें नहीं मिली। इसलिए आयकर विभाग के लोग जो आए थे, उनके चेहरा या उनका चेहरा जो खिला हुआ था, जब वो आए थे तभी वो बहुत ही खुश थे कि उनको यहाँ से कई सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उनके सबके चेहरे मुरझा गए, नाराज़ हो गए। और इस तरह से उन्होंने खाली डिब्बे और कई सारी ऐसी चीज़ें, खाली पीपे और फटे हुए तकिए, सब उन्होंने देखा लेकिन उनको वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिली। और उनके बीच सूची हृदय में, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वो जो आयकर विभाग के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र मतलब गुस्सा। जब वो शुरुआत में आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, और यह सारी चीज़ें, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, रौद्र थे। लेकिन अभी कुछ नहीं मिला है, इसलिए उनका रौद्र या गुस्सा जो है उसके जगह पर करुण रस समा गया था, करुण भावना समा गई थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें, इल्लीगल चीज़ें नहीं मिली थी। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी है। और इस तरह से यहाँ पर लेखक या कवि जो है, कवि को आयकर विभाग के लोग बोले, हमें माफ़ कीजिए, शायद किसी ने हमें गलत सूचना दी थी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे और उनको वहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं मिली, उनको सक्सेस नहीं मिला, और इसलिए उनका मन जो है वह पछताने लगा था। उनको बहुत बुरा लगा था कि वो वहाँ पर छापा मारने के लिए आए थे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे और इस तरह से वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए आयकर विभाग के लोग सिर झुकाकर निकलने लगे। फिर कवि ने कहा, मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। खुद कवि ने उनको रुकाया और कहा, सिर मत धुनिए। सिर मत धुना मतलब सिर झुकाओ मत, मेरी एक बात सुनिए। यहाँ पर कवि उनको एक बात सुनाते हैं, सिर मत झुकाइए, आप मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पर कवि ने उनको रुकाया और कहा, सिर मत धुनिए, मतलब सिर झुकाकर मत रहो, मेरी एक बात सुनो। कवि कहने लगे, अगर मेरे घर में अधिक धन होता तो आप लेकर जाते, लेकिन अब मेरे घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, धन ही नहीं था, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवाना या निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का मतलब होता है लकड़ी की बड़ी चौकी,
छोटा सा लकड़ी का एक चौकी बोलते हैं उसको, जिस पर बैठते हैं लोग। यहाँ पर कवि ने किस तरह से आयकर विभाग के लोगों को कहा है कि आम आदमी जो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है, उसके घर में आप छापा मारने आए हैं, जिसके घर में तकिया जो है वो फटा हुआ है, पीपे जो है अनाज के वो खाली पड़े हैं, यहाँ पर सोफ़े भी फटे हुए हैं। तो ऐसे घर में आप छापा मारने के लिए आए हैं। लेकिन जिसके घर में सोने चांदी के पलंग होते हैं, सोफ़े होते हैं, उसको आप लेकर जाते हैं। निकलवा लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जिनके घर में कुछ भी नहीं है, उस घर में कम से कम एक तख्त तो देकर जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर ओम प्रकाश आदित्य जी ने आयकर विभाग के लोगों की कार्य प्रणाली कैसी होती है, उनकी प्रोसेस कैसी होती है छापा मारने की, तथा उसके साथ साथ आम आदमी लोगों की ज़िंदगी, उनकी आर्थिक परिस्थिति किस तरह की होती है, उस पर उन्होंने व्यंग किया हुआ है। तो यह इस तरह से एक सीरियस ऐसी बात को भी वो हास्य व्यंग या हास्य में जो है कविता लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।